जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके सर में। आए दोस्तों, अंतिम समय आ चुका है और अंतिम रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। देखिए, साइंस का, फिजिक्स का हमने बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि आपके पिछले कुछ सालों में बार बार रिपीट किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है और इसके 2-3 मात्रक होते हैं और घुमा घुमा करके आपके ऑप्शन में देता है बार बार। तो ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, ये तो हो गया इसका एसआई मात्रक। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से पूछता है, कैसे? ध्वनि की तीव्रता का व्यवहारिक मात्रक क्या है? एसआई मात्रक पूछेगा तो ये बताएंगे, व्यवहारिक मात्रक पूछेगा तो व्यवहारिक मात्रक होता है डेसिबल। क्या बोलते हैं इसको? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का व्यवहारिक मात्रक क्या है? डेसिबल। एक और इसको नाम से लोग जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेपर। क्या बोलते हैं? नेपर। ये भी क्या है? ध्वनि की तीव्रता का ही एक मात्रक है। ओके, देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ध्वनि का तारतम्य किसके ऊपर निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो तारतम्य होता है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करता है। ओके, ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके कि ध्वनि का जो तारतम्य होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? तरंगदैर्ध्य के ऊपर, तीव्रता के ऊपर। किसके ऊपर निर्भर करता है? तो आवृत्ति के ऊपर हमारा ये तारतम्य निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए किसी सोर्स और किसी रिफ्लेक्टेड सोर्स के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए स्रोत एवं परावर्तक सतह के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? तो वो होना चाहिए 16.6 मीटर या फिर 17 मीटर। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रतिध्वनि सुनाई दे, तो प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए जो परावर्तक सतह है उससे आपको 16.6 मीटर या फिर 17 मीटर के डिस्टेंस के बीच में आपको गैप होगा, तभी आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। ओके, ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आपका आया हुआ था, ग्रीन मफलर स्कीम किससे संबंधित है? कुछ लोगों ने तो ये ग्रीन वर्ड देख करके सोचा होगा कि ये एग्रीकल्चर से हमारा रिलेटेड है, लेकिन ये जो ग्रीन मफलर स्कीम है ग्रीन मफलर स्कीम, ये हमारा एकॉस्टिक साइंस से रिलेटेड है। ओके, एकॉस्टिक साइंस, एकॉस्टिक मतलब क्या होता है? ध्वनिकी, मतलब साउंड से रिलेटेड है। ओके, जो ग्रीन मफलर स्कीम है ये किससे रिलेटेड है? एकॉस्टिक साइंस से रिलेटेड है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। ध्रुवण, ध्रुवण किस किस तरंग के अंदर होता है? ठीक है, ध्वनि तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, इन दोनों में से किसमें ध्रुवण की घटना पाई जाती है? ध्रुवण को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। अब ये ध्रुवण होता है क्या है? प्रकाश को किसी खास दिशा में भेजना ही हमारा क्या कहलाता है? ध्रुवण। समझ लीजिए, फिर से देखिए, प्रकाश को किसी एक निश्चित दिशा में ही भेजना पोलराइजेशन या फिर ध्रुवण कहते हैं हम लोग। देखिए, हमने किसका नाम लिया? प्रकाश का। प्रकाश को किसी खास दिशा में भेजना, मतलब कि प्रकाश में ही क्या मिलेगा हमको? ध्वनि का ये जो ध्रुवण है ना, ध्रुवण का जो नेचर है किसमें मिलेगा? केवल प्रकाश में मिलेगा, मतलब ध्वनि वाले में हमको नहीं मिलेगा, तो ध्वनि तरंग में नहीं पाया जाएगा। अब ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्घ्य तरंग है, इसलिए अनुदैर्घ्य तरंग के अंदर भी हमको ध्रुवण की घटना नहीं मिलेगी। अब आता है बात प्रकाश का। प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो प्रकाश तरंग के भी अंदर हमारा ध्रुवण की घटना मिलेगा और अनुप्रस्थ तरंग के भी अंदर हमारी ध्रुवण की घटना मिलेगी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समतल दर्पण को समानांतर रखने पर प्रतिबिंब कितने बनेंगे? अगर आप समतल दर्पण को सामने रखते हैं, एक दूसरे के मतलब समानांतर रखते हैं, तो प्रतिबिंब की जो संख्या होगी ना वो इनफाइनाइट होगी, अनंत प्रतिबिंब आपको दिखने को मिलेगा। और उसमें सबसे क्लीन जो प्रतिबिंब आपको दिखेगा ना, वो सब दूसरा वाला जो प्रतिबिंब होगा वो सबसे ज्यादा स्पष्ट आपको दिखाई देगा। ओके, जब दो समतल दर्पण को समानांतर रखते हैं तो उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या जो होती है, इमेज जो बनता है वो इनफाइनाइट बनता है, अनंत बनता है। और उन इनफाइनाइट प्रतिबिंबों में से जो दूसरी प्रतिबिंब होती है ना, वो दूसरी प्रतिबिंब हमारी सबसे क्लियर दिखाई देती है। ठीक है, एकदम क्लियर विजुअल होगी आपको। ठीक है,
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व सूर्य का दिखाई देना, या फिर तारों का टिमटिमाना, सुबह शाम सूर्य बड़ा दिखाई देना, इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, सूर्योदय होने के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य का दिखाई दे देना, तारों का टिमटिमाना, सुबह शाम सूर्य का बड़ा दिखाई देना, इन सब के पीछे है रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, इन सभी फिनोमेना के पीछे यही हमारा रीजन है। वायुमंडलीय अपवर्तन के ही वजह से सुबह शाम सूर्य बड़ा दिखाई देता है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, और सूर्य के उदय होने से पूर्व ही हमको सूर्य का दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। रेड रेड दिखता है सुबह सुबह एकदम, जैसे लगता है सूर्य उदय हो गया, बट सूर्य भी उगा नहीं रहता है, फिर भी हमको सूर्य दिखाई देने लगता है। तो उन सभी के पीछे रीजन क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ओके, ये क्वेश्चन आपका आया था एग्जाम में, पूछा था कि प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है उसका फॉर्मूला पूछा था। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। इसको बोलते हैं म्यू, और एक होता है इस तरह से, इसको बोलते हैं न्यू। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के कि ये जो सिंबल बना है ये म्यू है, और ये जो आर की तरह दिख रहा है, जो ये आर बनाते हैं हम लोग, उस तरह से कुछ जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं न्यू। ठीक है, तो देखिए हमारा अपवर्तनांक का सूत्र क्या है प्रिज्म के? म्यू इक्वल टू होता है साइन ए प्लस, इसको डेल्टा एम बोलते हैं, अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये डेल्टा एम क्या है? ये विचलन कोण है। ठीक है, और ये ए क्या है? ये प्रिज्म का कोण है। ठीक है, ए क्या है? ये प्रिज्म का कोण है, और ये डेल्टा एम क्या है? ये विचलन कोण है। देखिए ये बनता कैसे है, हम आपको भी बताते हैं। सपोज दैट ये प्रिज्म है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है हमारा एक, इसको हम नाम दे दिए यहां पर ए, ये बी और ये सी। अब सपोज दैट जो रे आ रही है, जो किरण आ रही है, वो यहां से आई और इस प्रिज्म से टकरा गई। देखो टकराने के बाद यहां से क्या हो जाएगा? ये अपने पथ से मुड़ जाएगी। इसको देखिए जाना चाहिए था सीधे, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से ये क्या होता है, थोड़ा सा अपने पथ से भटक जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। तो देखो ये रे जाती कैसे? बिल्कुल एकदम एकदम ऐसे स्ट्रेट जाती, जिसको जाना तो एकदम सीधे चाहिए था, बट ये झुक जाती है। और जब ये रे झुक करके इस एंड पे आती है, तो यहां से फिर जो सन की किरण होती है वो बाहर निकलती है और ऐसी चली जाती है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो यहां पर ये क्या कर रहा है? कट कर रहा है यहां पर, और यहीं पर ये जो एंगल बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं विचलन कोण। ठीक है, ये जो किरण गई और ये जो किरण को हम मिला रहे हैं, इसके बीच ये जो एंगल बन रहा है, इसी को बोलते हैं डेल्टा एम, विचलन कोण जिसको बोलते हैं। और ये तो प्रिज्म का कोण है ए यहां पर। ओके, तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि जब प्रिज्म में अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन की घटना कितनी बार होती है? तो 2 बार होती है। इसका भी क्वेश्चन देखिए हम आपको लिख कर लेकर आए हैं कि प्रिज्म में जो अपवर्तन होता है, तो ये अपवर्तन की घटना कितनी बार होती है? तो ये 2 बार होती है। ओके, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रिज्म में अपवर्तन की घटना कितनी बार होती है? तो 2 बार होती है। देखिए कैसे कैसे हुआ, एक बार यहां से रे गई और टकरा करके देखो, एक बार अपवर्तन हो गया, तो ये जो रे है एकदम स्ट्रेट हो गई, एक बार अपवर्तन हो गया। अब इस रे को जाना तो चाहिए था एकदम स्ट्रेट, ऐसे सीधे, इसको सीधे जाना चाहिए था, बट मीडियम चेंज होता है यहां से दोबारा, तो फिर ये इधर की तरफ मुड़ जाती है। तो एक बार यहां से अपवर्तन हो गया और एक बार यहां से, 2 बार अपवर्तन होता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका, जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये किस रंग पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है? मतलब किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है और किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है?
तो देखिए दोस्तों, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो रेड कलर होता है सन की रोशनी का ना, इस रेड कलर में सबसे ज्यादा हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, मतलब फल का, फूड का जो निर्माण होता है वो रेड कलर की लाइट में सबसे ज्यादा हमारा होता है, या फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो हमारा फूड बनता है वो रेड कलर में सबसे ज्यादा होता है। और उसके बाद जो नीला वाला होता है, ब्लू कलर जो होता है, लाल वाले से थोड़ा उसमें कम होता है, बैगनी वाले में उससे कम होता है, और ग्रीन वाले में तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता ही नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सा कलर जरूरी नहीं है या आवश्यक नहीं है। तो हरा रंग कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती ही नहीं है। अब बात आती है बैगनी की, तो बैगनी रंग के लिए, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए ये बैगनी रंग जरूरत तो है, बट बैगनी रंग के लिए ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, ये बहुत कम होता है। अब आता है नीला कलर। नीला कलर बैगनी से थोड़ा ज्यादा इसमें होता है, बट रेड कलर में सबसे ज्यादा टाइम्स हमारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मतलब भोजन, अपना जो पौधे भोजन बनाते हैं वो इस रंग के कलर में सबसे ज्यादा बनाते हैं। ओके, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? जो इंद्रधनुष बनता है, जो रेनबो बनता है, उसको बनने के लिए जो मुख्य कारण है, मेन रीजन है, वो है वर्ण विक्षेपण। ओके, ये जो वर्ण विक्षेपण है इंद्रधनुष बनने के लिए ये मुख्य कारण है। लेकिन जो परावर्तन और अपवर्तन होता है, जो परावर्तन और अपवर्तन होता है, ये उसके सहायक कारण होते हैं। ठीक है, वर्ण विक्षेपण इंद्रधनुष बनने के लिए मुख्य कारण है, और ये परावर्तन और अपवर्तन क्या है, ये सहायक कारण है। मतलब ये सहायता प्रदान करते हैं इंद्रधनुष को बनने में। लेकिन मेन जो रीजन है वो क्या है, वर्ण विक्षेपण। ओके, अब देखिए ये जो इंद्रधनुष बनता है, इसमें दो क्वेश्चन बनता है अलग से, कि जो एक तो पहला बनता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा बनता है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो इनमें से क्वेश्चन कैसे बनता है कि जब प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, प्राइमरी रेनबो जो बनता है, तो इसमें जो बैगनी कलर होता है ये अंदर की तरफ होता है, और जो लाल कलर होता है ये बाहर की तरफ होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है अंदर की तरफ कौन सा रंग होता है, तो बैगनी, वायलेट, और बाहर की तरफ कौन होता है, रेड। और यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है तो उसको बनने के लिए कितने एंगल की जरूरत पड़ती है, या फिर कितने एंगल पर वो बनता है। तो 42 डिग्री के एंगल पर हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, क्लियर है। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो बैगनी कलर है वो अंदर की तरफ बनता है, और बाहर की तरफ कौन सा होता है, रेड कलर होता है, और इसको बनने के लिए 42 डिग्री का एंगल चाहिए। और जो द्वितीयक इंद्रधनुष है इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है, इसमें बैगनी बाहर होता है और लाल अंदर होता है। ठीक है, प्राथमिक का जस्ट उल्टा होता है द्वितीयक। अगर आपको प्राथमिक याद है तो द्वितीयक आप उसका उल्टा करके बता सकते हैं। तो द्वितीयक में बैगनी बाहर होता है और रेड वाला अंदर होता है, और इसके लिए 55 डिग्री का एंगल चाहिए। ठीक है, 55 डिग्री के एंगल पर हमारा द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे आंख है, इनका जो रंग होता है ये किस पर निर्भर करता है। तो हमारी जो आंखों में आयरिस होता है, आयरिस के ऊपर ये हमारी आंखों का रंग डिपेंड करता है। किसी की आंखें भूरी, किसी की आंखें नीली, किसी की आंखें काली। ये जो रंग होता है आंखों का, ये आयरिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। जिसके आंखों की आयरिस का कलर जैसा होगा उसकी आंखों का रंग वैसा ही होगा। ओके, अब देखिए ये जो आयरिस होता है ये करता क्या है। आयरिस हमारी आंखों में इंटर करने वाली लाइट को कंट्रोल करता है। लाइट कंट्रोल इन आई, हमारी आंखों में जो लाइट इंटर करती है ना, वो आयरिस ही क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये जो आयरिस है ये प्यूपिल के साइज को भी कंट्रोल करता है। जो हमारी पुतली है उस पुतली के साइज को भी कौन कंट्रोल करता है, यही हमारा आयरिस ही कंट्रोल करता है। क्योंकि मेन हमारी आंखों में जो प्रकाश इंटर करता है ना, वो पुतली के ही रास्ते से लेंस में इंटर करता है। तो पुतली के साइज को कंट्रोल कौन करता है, यही आयरिस। जैसे हम बाहर धूप में से रूम के अंदर अंधेरे में जाते हैं तो हमको कुछ नहीं दिखाई देता है, अपनी आंखें ऐसे ऊपर नीचे करते हैं जिससे कि हमको एडजस्ट करते हैं अपनी प्यूपिल के साइज को, जिससे कि हमको कोई भी चीज अच्छे से दिखने लगे। तो वो जो एडजस्टमेंट होता है प्यूपिल के साइज को, वो हमारी आयरिस के द्वारा ही किया जाता है। ओके, इसमें पहला क्वेश्चन, आंखों का रंग किसके ऊपर निर्भर करता है, आयरिस के ऊपर।
आंखों में इंटर करने वाली लाइट को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। पुपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है? तो आइरिस। इसको हिंदी में परितारिका बोलते हैं, आइरिस को, ठीक है। अब बताइए, जो नेत्रदान है, जो आई डोनेशन होता है, नेत्रदान में हमारी आंखों का कॉर्निया डोनेट किया जाता है। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया है कि नेत्रदान में हमारी आंखों का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया। ओके। और जो हमारी आंखों में प्रकाश इंटर करता है ना, तो इस कॉर्निया से ही क्या करते हैं? सर्वाधिक रिफ्रैक्शन होता है, सर्वाधिक आपका अपवर्तन इसी कॉर्निया की वजह से ही हो पाता है, ठीक है। तो प्रकाश का सर्वाधिक अपवर्तन हमारी आंखों के कौन से भाग से होता है? तो कॉर्निया से होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो पुतली है, इसके द्वारा ही हमारे अभी बताए थे कि इसके द्वारा ही प्रकाश का होता है हमारे लेंस में इंटर करता है या फिर हमारे आंखों के अंदर इंटर करता है। तो पुतली का काम क्या है? इसके द्वारा प्रकाश कहां पर पहुंचता है? नेत्र के अंदर पहुंचता है, मतलब कि लेंस में पहुंचता है, जहां से हमको क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बना करके दिखाता है लेंस, ठीक है, रेटिना के ऊपर। तो अब आइए देखिए, रेटिना की बात कर लेते हैं। रेटिना का काम क्या है? इमेज फॉर्मेशन करना, इमेज बनाना, प्रतिबिंब का निर्माण करना ही रेटिना का काम है। रेटिना इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल इसको हिंदी में बोलते हैं। तो रेटिना का काम क्या है? प्रतिबिंब बनाना। प्रतिबिंब इसी पर बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब कहां पर बनता है? इसी रेटिना के ऊपर बनता है। मैंने दोस्तों आप लोगों को एक आई चैप्टर नाम से पूरा 35 से 30 मिनट का वीडियो होगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप लोग वहां से जाकर देखेंगे तो ये सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो रेटिना का काम क्या है? प्रतिबिंब का निर्माण करना, ठीक है। अब देखो, हमारी आंखों में दो तरह के सेल पाए जाते हैं, एक होता है रॉड सेल, एक होता है कोन सेल। रॉड सेल को हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्षण कोशिका, और कोन सेल को बोलते हैं शंकु कोशिका। तो आइए अभी हम रॉड सेल की बात करते हैं। देखो, जो रॉड सेल है ना, ये इंटेंसिटी को बताता है कि मतलब आप कितनी दूर तक देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रॉड सेल है, ये तीव्रता के ऊपर डिपेंड करता है और ये मंद प्रकाश में काम करता है। जैसे उल्लू है, उल्लू की आंखों में रॉड सेल बहुत पाया जाता है, इसलिए उल्लू रात में ही ज्यादा दूर तक देख पाता है, ठीक है। उल्लू में कौन सा सेल ज्यादा होता है? तो रॉड सेल। ये एग्जाम में भी हो सकता है कि पूछ सकता है कि उल्लू रात में बहुत ज्यादा दूर तक देख सकता है, उसके पीछे कौन सा रीजन है? तो ऑप्शन में आपको रॉड सेल, कोन सेल होगा। तो इसमें आप कौन सा आंसर टिक करेंगे? रॉड सेल, क्योंकि रॉड सेल ही तीव्रता को डिनोट करता है। तीव्रता का मतलब होता है कि आप कितनी तीव्र दूर तक देख सकते हैं, उसको कौन शो करता है? ये क्षण कोशिका, जिसको हम लोग रॉड सेल बोलते हैं। अब आइए बात करते हैं हम लोग कोन सेल की, जिसको हम लोग शंकु कोशिका बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, कलर को डिसाइड करता है। देखो, क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है कि जो रॉड सेल है ये किसको डिनोट करता है? तो ये तीव्रता को डिनोट करता है। और जो कोन सेल है किसको डिनोट करता है? तो ये रंग को डिनोट करता है, कलर को मेंशन करता है। तो जो हमारा शंकु कोशिका है, ये करता क्या है? पहली बात तो ये जो प्रकाश होता है ना, तीव्र प्रकाश में ये काम करता है, ठीक है। तीव्र प्रकाश में ये क्या करता है? हमारा शंकु कोशिका काम करती है। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, जिनको कि हरा रंग रेड दिखता है, रेड रंग हरा दिखता है, कलर ब्लाइंडनेस में उनको आंखों में यही कोन सेल ही नहीं पाया जाता है, ठीक है। जिससे कि वो रंग, या फिर पाया भी जाता है तो रेड और ग्रीन को पहचानने वाले जो कोन सेल होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो रेड और ग्रीन में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है। तो ये जो कोन सेल है, ये किसको डिनोट करता है? रंग को पहचानने में, और ये तीव्र प्रकाश में काम करता है। अंधेरे में आप किसी कलर को पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे जब तक रोशनी ना हो, ठीक है। तो अच्छी सी रोशनी होगी। जैसे कभी हम लोग जाते हैं मॉल वगैरह में साड़ी खरीदने, तो देखते हैं आप कितनी सारी लाइटें लगी होती है, जिससे कि प्रॉपर लाइटनिंग हो और आपको कपड़े अच्छे से दिखे, कलर पहचान में आ जाए, ठीक है। तो शंकु कोशिका रंग को डिसाइड करता है और ये तीव्र प्रकाश में काम करता है, ओके। मैं ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों और लाता रहूंगा, ठीक है। और आज के लिए इतना रहते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।